औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर मुनीर है और मैं बाय क्वालिफ़िकेशन चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ और 18 ईयर ऑफ एजुकेशन इन फाइनेंस भी मेरे पास है और मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज अ फुल टाइम लेक्चरर इस वक्त अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा हूँ। इसके अलावा मोर देन 10 ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी मेरे पास है मैनेजरियल पोजीशन का, जिसमें मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के डिफरेंट प्रैक्टिकल मैटर्स को हैंडल करता था। आज से हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एक बेसिक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। मेरा फोकस इस लेक्चर सीरीज़ में उन साथियों की तरफ होगा जिनका बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स का है, यानी वो पहली दफ़ा अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं और वो इस फील्ड में अकाउंटिंग की कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं। इस कोर्स में बुनियादी तौर पे बहुत ही बेसिक्स से हम कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे और बहुत ही स्टार्टिंग से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कोशिश की जाएगी कि हम चीज़ों को स्टार्ट करें। मेनली जो ये कोर्स है, इस कोर्स के अंदर पहले हम बिज़नेस को स्टडी करेंगे, बिज़नेस क्या होता है और बिज़नेस का स्ट्रक्चर क्या है, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बिज़नेस किस किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम अकाउंटिंग को डिफ़ाइन करेंगे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसमें उसके डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफ़ाइन करेंगे, अकाउंटिंग का जो रिजल्टेंट आउटपुट है उसको डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के डिसीजंस और कुछ टेक्निकल टर्म्स को हम जो अकाउंटिंग पढ़ने के लिए ज़रूरी है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में, चूँकि ये पहला लेक्चर है, तो इस लेक्चर के अंदर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि हम अकाउंटिंग का जो प्रॉपर प्रोसेस है उसके ऊपर बात करें और वहाँ से फिर हम चीज़ों को फिर आगे लेके चलेंगे। तो इसमें हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, इसमें हम डिफरेंट छोटी छोटी केस स्टडीज़ को भी देखेंगे ताकि आपको अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। जो पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें जो पहला हमारा एरिया है वो हम बिजनेस को डिफाइन करेंगे। देखें, अकाउंटिंग जो भी है वो एक बिजनेस के बारे में रिकॉर्ड कीपिंग है, यानी बिजनेस के बारे में रिकॉर्ड कीपिंग, रिपोर्टिंग है। तो पहले बिजनेस को जरा अंडरस्टैंड करें, बिजनेस क्या है। तो बिजनेस क्या है जी? बिजनेस इज एनी लीगल एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड अ बिजनेस। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट भी करते हैं। लीगल एक्टिविटी से मुराद जिस कंट्री के अंदर इस वक्त परफॉर्म की जा रही है वो एक्टिविटी, उस कंट्री के लॉ के अंदर वो एक्टिविटी परफॉर्म करना लीगल होना चाहिए, उसके लॉ के अंदर उसकी कोई ममानियत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उस एक्टिविटी से जो जनरेट होने वाला जो इंटेंशन है वो परफॉर्म करने वाले की वो प्रॉफिट जनरेशन होनी चाहिए। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर एक्सपेंसेस, यानी जो आप कस्टमर्स को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म करके जो कलेक्ट करेंगे वो आपका रेवेन्यू है, और उस गुड्स एंड सर्विस की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट जो आप एक्सपेंस, जो आप पेमेंट्स करेंगे, जो आप अपना खर्चा करेंगे, उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी कोशिश तो यही होगी ना, जिसने कारोबार शुरू किया है, कि प्रॉफिट जो है वो हो जाए और आपका जो प्रॉफिट है बिजनेस में वो रेवेन्यूज जो है वो प्रॉफिट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो प्रॉफिट होगा। इस एग्जांपल हम लेते हैं, एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक भी एक सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, कस्टमर्स के अकाउंट ओपन करवा रहा है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करवा रहा है, डिफरेंट फंड्स ट्रांसफ़र है, सेफ कीपिंग सर्विसेज दे रहा है, कंसल्टेंट भी बाज़ औक़ात बैंक्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा रिटेलर्स हैं जो गुड्स को परचेज करते हैं और इसी हालत में फिर आगे उसको सेल आउट कर देते हैं।
और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आपके मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं। जिस तरीके से आपके सीमेंट मिल है, आपकी टेक्सटाइल मिल है, आपका शुगर के यूनिट्स हैं, ये सारे के सारे बेवरेज इंडस्ट्रीज हैं, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स कहलाते हैं। तो ये भी एग्जांपल हो गई, लेकिन ये एक जेनेरिक सी डेफिनेशन है। देखिए बिजनेस जो है, अगर हम एज अ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट या कॉमर्स स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो बिजनेस जो है वो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज, जिसको प्रोसेसेस कहते हैं। प्रोसेसेस से मुराद कि जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, एंड रिसोर्सेज, वो एसेट्स हैं। यानी एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन, ये हमारा एक बिजनेस है। इंटीग्रेशन से मुराद कि बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए आपको एसेट्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, कैश चाहिए। ये सारे के सारे क्या है? ये एसेट्स हैं। और इन एसेट्स के ऊपर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, जो प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाएंगे, जैसे बाइंग है, सेलिंग है, जो प्रोसेसेस के अंदर कटिंग है, डाइंग है, क्लीनिंग है, फिनिशिंग है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्या है? ये उन एसेट्स के ऊपर परफॉर्म की जाएंगी। तो एसेट्स एंड प्रोसेसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो बिजनेस है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उस प्रोसेस से जो रिजल्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ये यहां पे अगर आप नोट डाउन करें कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है उस प्रोसेस का। और ये ऑर्डिनरी कोर्स में परफॉर्म की जाती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डिनरी कोर्स कहते हैं रूटीन में, यानी उस बिजनेस का ये मैटर ऑफ रूटीन होना चाहिए, ये एक्टिविटीज परफॉर्म करना। और उन से उसको क्या चाहिए? उसको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। यानी प्रॉफिट जो है वो अर्न हो। ऑब्वियसली वो हम तो पहले ही बात कर चुके हैं। तो बिजनेस क्या है? इट इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस, ठीक है, जो कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रिजल्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज को ऑर्डिनरी कोर्स में प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, ठीक है जी। और उसका अल्टीमेटली जो रिटर्न है कैश की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में, वो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का डिफरेंस, जो प्रॉफिट वो अर्न करेगा, वो होना चाहिए। इसकी मिसाल जो है, जैसे मैंने ये यहाँ पे इनपुट प्रोसेस आउटपुट लिखा है, तो जो बिजनेस है, किसी भी बिजनेस को अगर आप अंडरस्टैंड करें, तो उस बिजनेस के अंदर ये 3 स्टेप होते हैं कि वो इनपुट किसी प्रोसेस को ले, किसी आइटम्स को ले रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है और आउटपुट कर रहा होता है। इवन कि सर्विस कंपनीज भी होती हैं, वो भी कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रही होती हैं। जैसे अगर आप देखें कि जो आपका डॉक्टर्स है, वो कोई ना कोई सर्विसेज तो परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोसेस तो परफॉर्म कर रहे हैं। वो एक्सरेज कर रहे हैं, वो डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट टेस्ट कर रहे हैं, फिर वो एक पेशेंट के ऊपर जो है वो अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहे होते हैं। तो बिजनेस क्या है? इज एन एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। और इसको मैंने थोड़ा सा टेक्निकली डिफाइन भी कर दिया कि जो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज हैं, वो हमारा बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट जी हम डिफाइन करेंगे कि बिजनेस की टाइप्स कितनी होती हैं। बिजनेस की जो टाइप्स हैं, वो पहली जो टाइप है वो सर्विस बिजनेस की है। ये वो बिजनेस है जो प्रोफेशनल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है टू दी अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैलून्स, रिपेयर शॉप्स, स्कूल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अकाउंटिंग फर्म्स, हॉस्पिटल, लॉ फर्म्स एंड रियल एस्टेट। ये देखें, ये सारे जो बिजनेसेस हैं, ये प्रोफेशनल स्किल्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो पहला टाइप का जो बिजनेस है वो सर्विस बिजनेस कहलाएगा। दूसरी टाइप का जो बिजनेस है उसको हम ट्रेडिंग बिजनेस या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहते हैं। ऐसा बिजनेस जो गुड्स को परचेज करता है और उसी हालत में आगे विदाउट सिग्निफिकेंटली चेंजिंग इट्स फॉर्म, वो आगे सेल आउट कस्टमर को कर देता है। मिसाल के तौर पे रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, मॉल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। क्या करते हैं? ये मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं रेडी टू यूज कंडीशन में प्रोडक्ट्स, और उसी हालत में फिर आगे उसको सेल आउट कर देते हैं। तो ये क्या है? ये ट्रेडिंग कंपनीज या ट्रेडिंग बिजनेसेस कहलाते हैं। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? ये रॉ मटेरियल एज एन इनपुट लेता है, ठीक है। उसमें लेबर, यानी उसमें कुछ लोग परफॉर्म करते हैं, उसमें चेंजेस परफॉर्म करते हैं और उसको फिर फिनिश गुड की फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे सोल्व करते हैं।
ट्रेडिंग बिजनेस भी गुड्स को सेल करता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी गुड्स को सेल करता है। फर्क क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस बनी बनाई प्रोडक्ट खरीद के आगे बेच देता है, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो बना के आगे बेचता है। मिसाल के तौर पे सीमेंट फैक्ट्रीज, शुगर मिल्स, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, बेवरेजेस, ऑटो इंडस्ट्रीज, ये सारी मैन्युफैक्चरर्स की एग्जांपल्स हैं। तो ये तमाम बिजनेसेस जो हैं ये अपना डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो एरिया है वो है फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। देखिए, कारोबार जो है किसी भी टाइप का हो, सर्विस हो, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, उसको बहरहाल आपने ऑर्गेनाइज तो करना है ना जी, आपने उसको एक इस्टेब्लिश करना है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है उसको इस्टेब्लिश करने के। पहला ऑप्शन है जी सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें क्या होता है, एक ही पर्सन होता है जो उसको रन कर रहा होता है बिजनेस को, वही उसका ऑनर है, वही उसका मैनेजर है, वही उसके तमाम मामला को देखेगा। दूसरी जो फॉर्म है वो पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप जो है वो एक से ज्यादा लोग जो है वही अपना कंबाइन होके अपनी इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करके, अपनी स्किल्स को कंबाइन करके एक एग्रीमेंट के तहत अटैच हो जाते हैं और वो बिजनेस को परफॉर्म करते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। और तीसरी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो इससे आगे, यानी अगर आप इसको कंटिन्यूम ले लें तो सोलो पार्टनरशिप से जब आप बिजनेस ग्रो करेगा तो पार्टनरशिप फॉर्म करनी पड़ेगी। जब पार्टनरशिप से ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। नॉर्मली डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस के अंदर पार्टनर्स की लिमिट डिफाइन होती है। नॉर्मली पार्टनर्स की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 होती है। बैंकिंग कंपनीज के लिए 10 होती है। अगर इससे ज़्यादा आपको ऑनर्स चाहिए तो फिर आपको कंपनी या कॉरपोरेशन की फॉर्म में कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। कंपनी क्या है जी? कंपनी इज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेपरेट होती है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो सेपरेट है। देखें, ये जो दोनों बिजनेस है ना, सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप, ये दोनों बिजनेस में जो ऑनर है वही मैनेजर है, वही बिजनेस को मैनेज कर रहा है, वो ही तमाम मैटर्स का जिम्मेदार है। जबकि कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जो ऑनर है वो कारोबार के डे टू डे मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट पर्सनालिटी बन जाती है। लॉ के नज़दीक कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन कंसिडर की जाती है, जिसमें जो ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं बिजनेस में, और फिर वो बिजनेस को रन करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो डायरेक्टर अपना बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं? मैनेजर होते हैं। तो कंपनी जो है ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने ऑनर से सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट होती है। ठीक है, जो जो ऑनर्स हैं वो डे टू डे मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होते। बहरहाल ऑनर्स का डिसीजन होता है, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल लॉ के अंदर डिफाइन है कि ऑनर ने बिजनेस में किस तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करना है। अच्छा, अब यहां से ऑनवर्ड जो है वो मैंने थोड़ा सा प्लान ये किया है कि मैं हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूं, ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो देखें, सो पार्टनरशिप की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, बहुत डिटेल हम इसमें शायद ना जा सके। तो पहली स्ट्रेंथ है जी कि ऑनर रिसीव ऑल प्रॉफिट्स। चूंकि एक ही बंदा है, एक ही ऑनर है, वही तमाम प्रॉफिट्स का हकदार है और उसी को तमाम लॉसेस बर्दाश्त करने हैं, यानी वो बिजनेस का सोली होली ऑनर होता है। लो ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट, बिजनेस को इस्टेब्लिश करना बड़ा आसान है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई कॉस्ट इतनी नहीं है, आपको बड़ा आसानी से आप बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑनर होता है वो अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर तमाम के तमाम इनकम को शो करता है, वो क्योंकि वो और बिजनेस एक ही चीज है। बिजनेस को वो खुद मैनेज कर रहा है तो उसका सारा प्रॉफिट भी वो खुद ही अर्न कर रहा होता है। इंडिपेंडेंस है जी, फैसलों में वो खुद मुख्तार है, तमाम डिसीजन वो खुद ही ले रहा होता है, उसको किसी से कंसल्ट करने की या बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, वो मैटर के अंदर खुद इंडिपेंडेंट है। सीक्रेसी होती है जी, वो तमाम के तमाम जो मैटर्स हैं उसके उसके ही हद तक रहते हैं और वो तमाम मैटर्स को अपने हद तक रख के चला रहा होता है। और ईज ऑफ रेजोल्यूशन, आसान उसको बनाना भी और आसान उसे ख़त्म करना भी।
अब इसके कुछ वीकनेसेस के ऊपर बात करते हैं जी। पहली वीकनेस क्या है जी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब कारोबार चल रहा है तो उसकी कुछ कलेक्शंस आ रही हैं, कुछ आपको पेमेंट्स करनी होती हैं। कुछ पेमेंट्स आप ऑन द स्पॉट कर देते हैं, कुछ पेमेंट आप डेफर कर देते हैं। आगे जाके थोड़ी सी हम बात इसके ऊपर करते हैं ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, लेकिन बहरहाल आपने जो बिजनेस का कर्जा है वो पे करना होता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बिजनेस अपना कर्जा ना पे कर सके, तो मालिक के पर्सनल एसेट्स उस कर्जे को उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और ये सोल प्रोप्राइटरशिप की भी वीकनेस है, ये पार्टनरशिप की भी वीकनेस है, क्योंकि यहां पे ऑनर इज दी मैनेजर। ठीक है। नेक्स्ट जो है लिमिटेड फंड रेजिंग पावर। ऑब्वियसली एक ही शख्स है, उसकी एक कैपेसिटी है, उसकी एक मार्केट के अंदर वो जब भी किसी से लोन लेने के लिए जाएगा तो जो भी उसको लोन प्रोवाइड करना है, उस शख्स के पास ये एनालिसिस के लिए बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होगी इस शख्स की कि वो कितना हद तक लोन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसके बिजनेस का स्केल ही बहुत छोटा सा होगा। तमाम एक्टिविटीज उसे खुद मैनेज करनी होती हैं जी। मैनेज ऑल एक्टिविटीज ऑन हिज ओन। ठीक है, उसमें इसको हाँ ये एम्प्लॉयज रख सकता है, लेकिन बहरहाल उसकी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे आती है, उसकी तमाम मैटर्स वही देखने पड़ते हैं उसको। फिर एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म कैरियर नहीं वो दे सकता। जो भी एम्प्लॉय उसके पास एम्प्लॉयमेंट रखे होगा, वो एम्प्लॉय एक हद तक उसकी ग्रोथ होगी, उसके बाद उसको एम्प्लॉय को वहां से छोड़ना पड़ेगा, तो वो अपने एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म कैरियर नहीं दे सकता। और ऑनर की लाइफ के साथ बिजनेस की लाइफ अटैच हो जाती है, बिजनेस और ऑनर की लाइफ साथ साथ चलती है। ठीक है जी, ये सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ डिस्कशन थी। पार्टनरशिप की डिस्कशन भी मोरलेस यही है, वहां पे बस एक से ज्यादा पार्टनर हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल हम पॉइंट्स को देखते हैं। पहली स्ट्रेंथ क्या है जी कि एक से ज्यादा लोग चूंकि इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपने जो फंड रेजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब एक से ज्यादा लोग हैं तो अगर एक पहले सोल प्रोप्राइटर था तो वो 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा था, अगर वो अब 3 पार्टनर हैं तो वो 3 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया, तो आपकी बिजनेस की कैपेसिटी जो है वो फंड्स की बढ़ जाती है। बोरिंग पावर भी ऑब्वियसली आपकी बढ़ जाती है। जब आप बैंक के पास जाते हैं तो आपके पास एक ज़्यादा पावर होती है लोन एक्वायर करने की। नेक्स्ट जो है कि आप ऑब्वियसली एक से ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो आप पुट करके बिजनेस के अंदर वो रख सकते हैं। एक से ज़्यादा लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं कारोबार को। और ऑब्वियसली ये वो एग्जांपल है कि वो जो अपने अपने हिस्से का जो प्रॉफिट होगा एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो तमाम के तमाम जो है वो उसमें अपनी अपनी टैक्स रिटर्न में उसको पुट कर रहे होते हैं। इसकी जो वीकनेसेस हैं जी, पहली वीकनेस क्या है कि ऑब्वियसली जो सेम वीकनेस थी सोल प्रोप्राइटर की, कि आपके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और आप अपने पर्सनल डेट्स को जो है वो जो नहीं आपके बिजनेस के डेट्स है वो पर्सनल एसेट से पूरे करने पड़ेंगे। इसको म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे कोई ना कोई डेट अगर रेज कर लेता है तो तमाम पार्टनर्स मिलके उस डेट को उतारने के लायबल होंगे। ये चीजें एग्रीमेंट में लिखी भी होती हैं। बहरहाल पार्टनरशिप की लाइफ ऑनर की लाइफ के साथ है। जब बिजनेस में कोई एक पार्टनर इसकी डेथ हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली बाकी पार्टनर्स को अपने एग्रीमेंट को रिवाइज करना पड़ता है, बिजनेस को दोबारा रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो ये भी बहरहाल इसकी एक वीकनेस है। देन ऑब्वियसली अगर आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस को लिक्विडेट करना चाहते हैं या उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने शेयर को, तो ऑब्वियसली वो आपके सबका म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है। तो तमाम पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट के बगैर आप पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व भी नहीं कर सकते, ना ही ट्रांसफर कर सकते अपना हिस्सा। ये मुश्किल होता है, वेल कर सकते हैं लेकिन मुश्किल होता है। और इसमें रेगुलेशन है जी आपको कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये पाकिस्तान के अंदर जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है और इसके तहत ही तमाम रेगुलेशंस को आप परफॉर्म किया जाएगा। मेनली जो पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही है, लेकिन इन केस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कोई इशू अनमेंशनड है
या साइलेंट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसी इश्यू के ऊपर, तो फिर आपको इस एक्ट को रेफर करना पड़ेगा और आपकी जो जुरिस्डिक्शन ऑफ वर्क है वो बढ़ जाती है। अब जी कंपनी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास कि ऑनर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। जो देखें, जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की वीकनेस थी वो यहाँ के स्ट्रेंथ बन गई है इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। यानी जितनी कंपनी के ऑनर्स, जिनको हम शेयर होल्डर कहते हैं, उन्होंने जितना पैसा बस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है उससे ज्यादा उनको नुकसान बर्दाश्त नहीं करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। इसीलिए कंपनीज के नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड लगा हुआ होता है। तो ये जो लिमिटेड का वर्ड है ये लिमिटेड लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऑब्वियसली कैन अचीव लार्ज साइज वाया सेल ऑफ ओनरशिप। जितना आप स्टॉक को इशू करते हैं, शेयर्स को इशू करते हैं, जितने लोग आपके शेयर होल्डर बनते चले जाएंगे, आपके बिजनेस का साइज उस तरीके से एक्सपैंड होता चला जाएगा। ऑब्वियसली ये भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ ही आप करेंगे, लेकिन बहरहाल कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि अपने साइज को एक्सपेंड करते हैं और इसमें कोई लिमिट नहीं होती साइज एक्सपेंड करने की। ऑनरशिप जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल है जी। आप अपने शेयर को जाके स्टॉक एक्सचेंज में किसी और दूसरे पर्सन को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजीली आप कर सकते हैं, इसमें आपको कंपनी के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑनर अपनी, क्योंकि वो उसका जो शेयर है वो उसका एक पर्सनल एसेट है, वो किसी और को सेल करना चाहे तो वो सेल कर सकता है, जिस तरीके से वो ऑनर किसी और एसेट को सेल करने की अपनी एक राइट रखता है। तो ये आम एसेट की तरह इसको आप जाके स्टॉक एक्सचेंज में सेल आउट भी कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ ऑफ द फर्म, ऑब्वियसली इसको परपीचुअल सक्सेशन भी कहते हैं कि बिजनेस की जो लाइफ होती है वो कंटिन्यू रहती है। ऑनर के बिजनेस को छोड़ देने से या ऑनर के अपना शेयर बेच देने से या ऑनर की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस कंटिन्यू रहता है, अनलेस के लॉ इसमें इंटरवीन करे और लॉ ही इसको खत्म करे, क्योंकि लॉ ने ही इसको बनाया है, लॉ ही इसको खत्म करेगा। ये लॉ की ही दिया हुआ एक पर्सनैलिटी है। प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्केल उनका ज़्यादा होता है तो डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है फर्म्स के अंदर, कंपनीज के अंदर, तो आप प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करते हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करते हैं। और फाइनेंसिंग या बोरोइंग की, ऑब्वियसली जब आपका स्केल इतना ज़्यादा बड़ा होता है तो जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, वो आपको लोन देने के लिए अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी वीकनेस के ऊपर। बट कंपनी की जो पहली वीकनेस है वो इसकी टैक्स के हवाले से है कि ऑब्वियसली क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसको हम वर्ड यूज करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ये याद रखिएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी ऑनर से डिस्टिंक्ट होती है। तो ऑब्वियसली जब ये सेपरेट पर्सनैलिटी है तो लॉ की नज़र में ये सेपरेट पर्सन है, तो इसको अपनी इनकम पे टैक्स पे करना है। उसके बाद जब इनकम टैक्स के बाद बचेगी, वो इनकम जब शेयर होल्डर्स को इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी डिविडेंड क्या है? वो प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। शेयर होल्डर्स को उस डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये डबल टैक्सेशन हो गया कि एक दफा तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे किया, दूसरा जब वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो शेयर होल्डर ने उस प्रॉफिट पे भी टैक्स पे करना है। ऑब्वियसली ये एक बड़ा सेटअप होता है तो इसको ऑर्गेनाइज करने में ज़्यादा एक्सपेंसेस इंकर हो रही होती हैं, तो ये मोर एक्सपेंसिव होता है। और इसकी जो रेगुलेशन सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखें ऑनर जो है वो सेपरेट है, बिजनेस जो है वो सेपरेट है, उसको डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर करंटली कंपनीज एक्ट 2017 एप्लीकेबल है और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको रेगुलेट कर रहा है, तो वो इसका इदारा इसको देख रहा है। और ऑब्वियसली लैक्स सीक्रेसी है कंपनीज को, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं। अब ये थोड़ा सा मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि कंपनीज की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं उन कंपनीज को अपने एनुअल अकाउंट्स जो होते हैं वो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग्स में डिस्क्लोज करने होते हैं। एज पर लॉ ये रिक्वायरमेंट होती है, लिहाजा उनकी जो सीक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती।
तमाम मैटर्स को इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, बल्कि जिन रूल्स के तहत इन कंपनी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है उन रूल्स में सबसे ज़्यादा फोकस ही डिस्क्लोजर के ऊपर या चीज़ों को बताने के ऊपर, डिफाइन करने के ऊपर दिया जाता है। अच्छा जी, ये जो मैंने आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रखा है, ये इस लेवल के ऊपर नॉर्मली मैं डिस्कस करता हूँ अपने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर भी। इसको ज़रा थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये कंपनी के बारे में है, यानी ये कंपनी का एक एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाई हुई है। ये डॉटेड लाइन जो है ये इस बात की रिप्रेजेंटेटिव है कि जो ओनर्स हैं वो सेपरेट हैं और जो मैनेजर है वो सेपरेट है। जो नीचे प्रेसिडेंट से नीचे जो स्ट्रक्चर है ये ओवरऑल ये ऑर्गेनाइजेशनल का एक्चुअल बिजनेस है, और जो इससे ऊपर स्ट्रक्चर है वो ओनर्स के जो मैटर्स हैं वो देख रहे होते हैं। तो अगर आप देखें तो ये देखिए मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं। जो मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं वो अपने वो एक ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंट करते हैं जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ये लोग जो हैं ये बड़े ग्रुप के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ये 8 9 10 12 ये फ्यू पीपल होते हैं जो फिर अल्टीमेटली नीचे एक पूरा सेटअप बनाते हैं बिजनेस को चलाने का, और ये एक सीईओ या प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो नीचे अपनी टीम बनाता है। जैसे देखें यहाँ पे वीपी ह्यूमन रिसोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग का एक पर्सन है जिसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी किसी कंपनीज में नॉर्मली कहा जाता है। सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जो फाइनेंस के मैटर्स देख रहा होता है। मार्केटिंग के लिए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है, और जो आईटी के जो लोग हैं, इसके अलावा एडमिन के लोग हैं, वो सारे के सारे इसके नीचे इस्टेब्लिश होते हैं। ये मैंने आपको एक सैम्पल बताया। अब चूंकि हम अकाउंटिंग फाइनेंस की फील्ड में हैं तो अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर दो किस्म के लोग होते हैं, एक को हम ट्रेजरार कहते हैं और एक को हम कंट्रोलर कहते हैं। जो ट्रेजरार है ये फाइनेंस का फंक्शन देख रहा होता है, और जो कंट्रोलर है ये अकाउंटिंग का फंक्शन देखता है। जो ट्रेजरार है ये नॉर्मली कंपनीज में मैनेजर फाइनेंस, फाइनेंस मैनेजर, मैनेजर बैंकिंग के नाम से नॉर्मली इसका डेजिग्नेशन होता है। और जो कंट्रोलर है वो मैनेजर अकाउंट्स, फाइनेंशियल कंट्रोलर, अकाउंट्स मैनेजर, इस तरह का जो डेजिग्नेशन होता है, या मैनेजर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस या मैनेजर रिपोर्टिंग, इस तरह का कोई डिफरेंट कंपनीज में अपने अपने डेजिग्नेशन होते हैं। अब जो ये दोनों लोग हैं ये नीचे अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एट दिस स्टेज ऑफ वेरी बेसिक लेवल आपको मे बी ये चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन बहरहाल ट्रेजरार का जो फंक्शन होता है वो कैश की मैनेजमेंट के हवाले से है, मनी मैटर्स को देखना होता है। जैसे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजर है, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स को देख रहा है। क्रेडिट मैनेजर ये क्रेडिट सेल्स को देख रहा है, कलेक्शंस को देख रहा है। यहाँ पे कैश मैनेजर जो जो बिल्कुल कैश की हैंडलिंग को कर रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग है, फंड रेजिंग मैनेजर है, फॉरेन एक्सचेंज को देख रहा है। और फंड मैनेजर जो बिजनेस के डिफरेंट फंड्स होते हैं, जैसे पेंशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है, उन फंड्स को ये मैनेज कर रहे होते हैं। जो कंट्रोलर है ऑब्वियसली वो अकाउंटिंग रिपोर्टिंग को देख रहे होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देख रहे होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को देख रहे होते हैं, टैक्स को देख रहे होते हैं, इस तरह की जो मैटर्स है। इसमें इंटरनल ऑडिट का भी एक फंक्शन होता है। तो एज पर दी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स, ये रूल्स हैं लॉ के, जो इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन होता है IA इंटरनल ऑडिट, ये बोर्ड को ही रिपोर्ट कर रहा होता है, ये तमाम के तमाम फंक्शंस को देख रहा होता है। तो इसके बारे में डिटेल इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि ये इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा होता है। ये बहरहाल कंपनी के ऊपर एक तरह से चेक पॉइंट होता है इन सारी मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ से ऑनवर्ड हम अकाउंटिंग को डिफाइन करेंगे, और अकाउंटिंग को हम एज अ प्रोसेस और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से डिफाइन करेंगे कि अकाउंटिंग क्या है जी। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके अंदर प्रोसेसेस जो है वो 3 स्टेप हैं। नंबर 1 वो रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल भी बात करते हैं। वो क्लासिफाई करता है, वो समराइज करता है। वो किसी डाटा को रिकॉर्ड करेगा, उसी डाटा को समराइज करेगा, सॉरी क्लासिफाई करेगा पहले और फिर समराइज करेगा, और ये डिफरेंट रिपोर्ट्स या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड करेगा। जो रिकॉर्ड होगा वो जनरल में होगा। इसको नॉर्मली हम जर्नल्स कहते हैं। ये डिफरेंट तरह के जर्नल्स होते हैं, इसके ऊपर हम अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, जिसमें डबल एंट्री परफॉर्म की जाती है।
क्लासिफिकेशन जो होती है वो लेजर अकाउंट्स में होती है, ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे आगे जाके। और समराइज का मतलब ये है कि उसकी एक ब्रीफ सी समरी हेड जो समरी अकाउंट वाइज होती है वो बनानी होती है। तो रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग जब हो रही होती है तो हम ये नहीं डिस्टिंक्शन करते कि कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है, एक जनरल में उसको हम डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज हम लिखी जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल मींस डेट वाइज, या जिस तरीके से वो चीज हैपन हो रही है उसी तरीके से हम उसको रिपोर्ट करते रहते हैं। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो सिमिलर ट्रांजेक्शंस हैं उसको अलग अलग उनके अकाउंट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं और उसके बाद उनकी एक ब्रीफ सी समरी बना के ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में हम करते हैं। नेक्स्ट जो हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जी, जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस का आउटपुट है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बहुत डिटेल से हमने आगे आगे बात करनी है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, किस डाटा से प्रिपेयर होगा, ये जो डाटा, ये 3 स्टेप की बात हमने की है। इस डाटा से रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उसको इंशाल्लाह हम प्रिपेयर करेंगे और फिर आपको इनके फॉर्मेट्स के ऊपर भी बात करेंगे। इसी लेक्चर सीरीज में आगे आके हमने डिस्कस करना है। और ये तमाम काम जो है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर किए जाते हैं, जिसमें ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स की बात होगी। अगली स्लाइड में हमने इनको डिस्कस करना है कि ट्रांजेक्शन क्या होती है, इवेंट्स क्या हैं। बेसिकली बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं कैश रिलेटेड, वो ट्रांजेक्शन कहलाती हैं, इवेंट्स कहलाती हैं। और ये तमाम तमाम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की होंगी, यानी अगर आपके पास एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं तो उनकी अलग अलग अकाउंटिंग मेंटेन होगी, हर बिजनेस का अलग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होगा और ये सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना के यूजर्स को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। तो यूजर्स कौन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उसके ऊपर भी हम बात थोड़ी देर में करते हैं। वो दो तरह के इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये देखिए जी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये लिखे हुए हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और डिसीजन मेकिंग क्या है, उन्होंने कुछ डिसीजन लेने हैं। देखें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग की जाती है। डिसीजन मेकिंग जो यूजर करता है वो अपने फंड्स को एलोकेट करने के लिए करता है, कोई ना कोई रिसोर्स उसके पास है, उसने बिजनेस में एलोकेट करना है, ये तमाम डिसीजन उसने उस पर परफॉर्म करने हैं। तो अभी हम आगे आगे बात करते हैं। तो पहले हम अकाउंटिंग के आगे जाने से पहले हम ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स के ऊपर बात थोड़ी सी करें। ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं जी, ये एक फाइनेंशियल डीलिंग है बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, यहाँ पर दो पार्टीज का होना जरूरी है, जिसमें जैसे सेल है, परचेज है, लोन लिया हुआ है आपने, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं। और ये कैश ट्रांजेक्शन भी होती है और क्रेडिट या ऑन अकाउंट ट्रांजेक्शन भी होती है। जो कैश ट्रांजेक्शन होती है उसमें पेमेंट और कलेक्शन जो है वो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन ही कर दी जाती है, उसे कहते हैं ऑन द स्पॉट पेमेंट या कलेक्शन। जबकि जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसमें जो पेमेंट या कलेक्शन है वो लेटर डेट पे डेफर हो जाती है। जिस शख्स ने प्रॉमिस किया होता है पे करने का उसके लिए वो लायबिलिटी होती है, क्योंकि उसने बाद में पे करना है ना, और जिसने कलेक्ट करना है उसके लिए वो एसेट होता है। जो एसेट है उसको हम अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं या नोट रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो लायबिलिटी है वो अकाउंट्स पेबल के तौर पे या नोट्स पेबल के तौर पे रिकॉर्ड की जाएगी। और इवेंट क्या है, इवेंट भी वो चीज है जो बिजनेस में हैपन होगी, लेकिन इसमें दो पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। जैसे हमने देखा कि इवेंट इज एन अकरेंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दैट इज डैमेज ऑफ एन एसेट, फाइनेंशियल डिफॉल्ट ऑफ ए कस्टमर। आपने कोई एसेट के ऊपर कोई डैमेज हो गया है उसको रिकॉर्ड करना है, कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर गया है, ये इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी बिजनेस में रिकॉर्ड करनी होती हैं, चूंकि इनकी नेचर फाइनेंशियल है। जब आपका एसेट डैमेज हो गया तो वो आपको फाइनेंशियल मैटर्स पे आ गया ना। अब जी हम बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो यूजर्स हैं। एक यूजर वो है जो इंटरनल है, जो यूजर डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो डे टू डे मैटर्स के अंदर उसका कंसर्न है। जिस तरह एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं, जैसे कंपनी के हमने डायरेक्टर्स की बात की है, मैनेजर्स हैं, हर डिपार्टमेंट अपने अपने मैनेजर्स उसके होते हैं, वो भी उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और ट्रेड यूनियंस हैं, ये है इंटरनल यूजर्स।
जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो लोग हैं जो कि डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन उनका कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट बिजनेस में मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे लैंडर्स हैं जिन्होंने कंपनी को लोन प्रोवाइड करना है, वो लोन प्रोवाइड करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल्स को स्टडी करेंगे कि कंपनी के अंदर क्या इस लोन को वापस करने की एबिलिटी भी है कि नहीं है। कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कस्टमर्स के साथ अपने बिजनेस को अटैच करना है, आपके आपके साथ वो देखेंगे कि भाई हम आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन लगाएं, तो अगर आपकी का बिजनेस स्टेबल होगा तो ही वो आपसे एक रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। सप्लायर्स हैं, उन्होंने आपको गुड्स प्रोवाइड करनी है, उस गुड्स के अगेंस्ट वो नॉर्मली आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे होते हैं, तो आपने पेमेंट वापस करनी होती है थोड़े दिनों बाद। तो वो भी आपको इसी तरीके से इवेल्युएट करेगा ना कि आप ये गुड्स की पेमेंट टाइमली वापस भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इन्वेस्टर्स हैं जो पैसे लेके बैठे हुए लोग, वो आपकी कंपनी में बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहें या ना चाहें, ये भी उन्होंने डिसाइड करना है। कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने फैसला करना है कि आपकी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें ना करें। ये तमाम जो लोग हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस का आउटपुट है, जो हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट है, उन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, उस पॉलिसी मेकिंग के ऊपर उन्होंने डिसाइड करना होता है कि ये कौन सी सेक्टर पे हमें पॉलिसीज बनानी है, कहाँ पे नहीं बनानी है। रेगुलेटर्स हैं, जैसे मैंने एसईसीपी की बात की, नैब, एफबीआर, ये लोग क्या है? ये लोग रेगुलेटर्स हैं, ये लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने बिजनेस को आगे अपने डिसीजंस को ले रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो अब थोड़ी सी बात हम करते हैं एग्जांपल्स ऑफ डिसीजंस के ऊपर, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि जी जो यूजर्स हैं वो कौन कौन से डिसीजन लेते हैं। तो मे बी हम ये लास्ट एरिया हमारा हो, इसके बाद फिर हम आगे मैटर्स को देखेंगे कि कौन से एसेट परचेज करने हैं। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूजर ने लेना होता है, इसके लिए उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। ये फंड्स कहाँ से लिए जाएंगे, ये फाइनेंसिंग डिसीजन है, ठीक है। कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक से लें, बोरो करें, शेयर इशू करें, बॉन्ड्स इशू करें, बैंक से लोन लें, कहाँ से लें, ये सब आपने डिसाइड करना है। ये भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करके करेंगे। कितनी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, बिल्कुल ये प्रोडक्शन डिसीजन, ये भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करके बनाया जाएगा। क्या हम सेल करें कैश पे, क्रेडिट पे सेल करें कि ना करें, ये भी आपने डिसाइड करना है। जिस कस्टमर को आपने क्रेडिट पे सेल करना है, उस कस्टमर की क्रेडिट असेसमेंट आपने करनी है। फिर आपने कंपनी की प्रोडक्ट को बाय करना है, ये आपने डिसाइड करना है यूजर ने। फिर यूजर ने डिसाइड करना है कि कैश को मैनेज किया जा रहा है कि नहीं, प्रॉपरली किया जा रहा है, ये आपने डिसाइड करना होता है। ये भी आप अपने फाइनेंशियल्स को स्टडी करके करेंगे। ये तमाम वो डिसीजन है यूजर कर रहे हैं, उन्होंने लेने होती है, और इसके लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। इन्वेंट्री कितनी परचेज करनी है, कितनी इन्वेंट्री होल्ड करनी है, ये भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को स्टडी करके डिसाइड करते हैं। इस सप्लाई से हम परचेज करें कि ना करें, ये भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को स्टडी करके आप डिसाइड करते हैं। प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करते हुए आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। फिर आपने हैवी पावर प्लांट यूज करना है, कोई हैवी मशीनरी लगानी है, हैवी एसेट नई बिल्डिंग बनानी है, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहलाते हैं। ये भी आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डाटा को स्टडी करके बनाने होते हैं। फिर आप कस्टमर्स को कोई ऑफर कर रहे हैं, कोई प्रमोशन स्कीम दे रहे हैं, ये आपने देखना होता है, वो भी आप अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को स्टडी करके डिसाइड करते हैं। अपने बिजनेस को क्लोज करना है, कोई नई ब्रांच ओपन करनी है, कोई एग्जिस्टिंग को क्लोज करना है, ये भी आप बिजनेस का एक डिसीजन है, यूजर ले रहा होता है, इसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। और फिर प्रोडक्ट को ड्रॉप किया जाए, आपके पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, आप एक को ड्रॉप करना चाह रहे हैं क्योंकि वो लॉस दे रही है, एक प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो आपको प्रॉफिट बिजनेस एक्सपेंड करेगी, ये भी आपने डिसाइड करना होता है। फिर आपने एज एन एम्प्लॉई आपने डिसाइड करना होता है कि मैं ये जो इस कंपनी में जॉब स्टार्ट करूं कि ना करूं, और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो क्या इसको कंटिन्यू मैं करूं या रिज़ाइन कर दूं। तो ये तमाम डिसीजन जो हैं ये आप ले रहे होते हैं। इसके अलावा आप जैसे अभी गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है कि जी हमने यहाँ पे इस इंडस्ट्री पे टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना। अब देखेंगे ये वो तमाम डिसीजंस हैं जो डिफरेंट यूजर्स जो हैं, जो हम एक्सटर्नल इंटरनल की बात लास्ट टाइम की है, वो तमाम यूजर हैं वो इन डिसीजंस को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ही असेसमेंट करने के बाद ले रहे होते हैं।
तो विद दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे और हम मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से फिर हम अकाउंटिंग के प्रोसेस को जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन है और जिसमें ट्रांजिशन एनालिसिस है, फिर डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं, फिर एक जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का स्ट्रक्चर है जो अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है, उसको फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये लेक्चर जो था ये फाउंडेशन लेक्चर है अकाउंटिंग के इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। विद दिस अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।